सोचते खोजते तजस्सुस करते दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? क्या चीन रशिया की मदद कर सकता है एक ऐसे वक्त में जब उसके ऊपर आलमी पाबंदियां लग चुकी हैं और उसके मुल्क से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जा रही है? ये सवाल इसलिए अहम है कि कुछ दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई, अखबारात ने कॉपी की कि रशिया ने चाइना से ऑफिशियली लेकिन सीक्रेटली मदद मांगी है कि वो मिलिट्री और फाइनेंस में यानी पैसों से और असले से उसकी मदद करे, जबकि दुनिया ने उस पर पाबंदियां लगाती हैं, अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने ख़ास तौर पर। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद रोम में चाइनीज़ फॉरेन अफेयर कमेटी के डायरेक्टर से वाइट हाउस के सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सैल्वन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्होंने सदर बाइडन, अमेरिकी सदर का पैगाम चाइनीज़ को पहुंचाया कि वो किसी भी ऐसे एक्ट को जिसमें अमेरिकी पाबंदियों को जो रूस के ऊपर उन्होंने लगाई हैं उनको काउंटर करने के लिए, उन्हें नरम करने के लिए, उन्हें गैर मौसर करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से या किसी थर्ड मुल्क के ज़रिए कोई भी कोशिश की गई तो इसको अमेरिका की मुखालफत, खुली मुखालफत समझा जाएगा और अमेरिका की पाबंदियों को गैर मौसर करने के लिए एक एक्ट समझा जाएगा जिसे कि अमेरिका पसंद नहीं करेगा। अब देखें कि चाइना के लिए ये पैगाम इतना सेंसिटिव था कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है अमेरिका में, वहाँ से फिर उनके सफ़ीर ने ये पैगाम जारी किया कि रशिया ने हमें कोई मदद की दरख्वास्त ही नहीं की, हमें कहा ही नहीं कि हमें मदद की ज़रूरत है, लिहाजा चाइना हमारी मदद करे। चाइना दोस्तों रशिया का एक ऐसा फ्रेंड है जिसके बारे में रशियन और चाइनीज़ दोनों ये कहते हैं कि हमारी नो लिमिट्स, हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम इतने गहरे फ्रेंड हैं। और चाइना रशिया के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि ये वाहिद उसका ऐसा फ्रेंड है क्योंकि रशिया के फ्रेंड्स, ताकतवर फ्रेंड्स दुनिया में बहुत कम हैं। तो चाइना उसका एक वाहिद ऐसा फ्रेंड है जिसकी पॉकेट्स बहुत डीप हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास। आप देखें कि सिर्फ चाइनीज़ फॉरेन रिजर्व्स जो हैं चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, मतलब 3.222 ट्रिलियन डॉलर, 3222 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स चाइना के फॉरेन रिजर्व्स हैं। ये इतने ज़्यादा रिज़र्व हैं कि इसके बाद जो सेकंड मुल्क है जापान, उसके पास चाइना के रिज़र्व से, फॉरेन रिज़र्व से आधे से भी कम रिज़र्व्स हैं। और अगर हांगकांग जो कि चाइना ही का पार्ट है, उसी का हिस्सा है, उसके फॉरेन रिज़र्व्स जो कि 450 से कुछ ऊपर बिलियन डॉलर्स हैं, इन दोनों को जमा कर लें तो दुनिया के पास जितने भी बड़े बड़े ममालिक के पास कुल डॉलर्स में फॉरेन रिज़र्व्स हैं उसका 40% सिर्फ चाइना के पास और हांगकांग के पास बनता है। तो जिस कंट्री के पास इतने फॉरेन रिज़र्व हैं वो रशिया का वो फ्रेंड है जिससे अभी एक महीना पहले चाइना और रशिया ने अनाउंस किया कि वी हैव नो लिमिट्स ऑफ फ्रेंडशिप, ये ऐलान किया। वैसे बाय द वे अगर आप ये बात करें कि अमेरिका के पास कितने डॉलर के रिजर्व हैं तो वो सिर्फ 129 बिलियन डॉलर हैं, और चाइना के बाद जिन मुल्कों के पास है उसमें जापान, स्विट्ज़रलैंड और भारत आते हैं। तो खैर दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर चाइना रशिया की, अपने दोस्त की, नो लिमिट्स फ्रेंड की मदद करना चाहे ऐसे हाल में जब उसके ऊपर दुनिया भर से पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी इकोनॉमी बुरी तरह शटर हो रही है, इसमें चाइना उसके लिए कर क्या सकता है, उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहली चीज़ जिसमें चाइना रशिया की मदद कर सकता है वो वेपन्स हैं, असलहा है। अब कहने को और देखने में तो ये है कि रशियन वेपन्स जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो चाइना से ऊपर है, चाइना से बहुत बेहतर है, इसीलिए चाइना मॉडर्न इक्विपमेंट जो है रशिया से ख़रीदता है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चाइना रशिया से कुछ बेहतर है, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी में, एक ड्रोन कैपेबिलिटीज़ में। इन दो जगह पर, मिसाइल और ड्रोन्स में, चाइना रशिया से बहुत एडवांस है। ये दो जगह हैं जिसमें इस वक्त एक नंबर 1 पॉइंट में चाइना रशिया की मदद कर सकता है अगर वो अमरीकी वार्निंग्स को, उसकी धमकियों को और पाबंदियों को नज़रअंदाज कर दे। दूसरी बहुत अहम मदद सिफारती मदद है जो कि चाइना कर रहा है। अभी तक चाइना ने या उसके मीडिया ने किसी भी जगह पर सिफारतकारी करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, ख़बर देते हुए रशियंस के लिए इन्वेडर यानी हमलावर या इस पूरे माहौल को जंग, वॉर का नाम नहीं दिया। इसी तरह चाइनीज़ मुख्तलिफ जगहों पर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती, यानी जिस मुल्क का जितना जोग्राफिया है उस सारे का जो है, उस सारे का तकद्दुस को हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये खुद मुख्तारी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, रशियन की या यूक्रेन की। सो वो उसको गोल मोल करते हैं, रशिया की मजम्मत नहीं करते और उसको जंग या हमलावर भी का अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये चाइना इस वक्त मदद कर रहा है, इसको कंटिन्यू वो करता रहे तो ये भी रशिया की बहुत बड़ी मदद होगी। फिर दोस्तों, चाइना जो है वो सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा तेल रूस से लेता है, यानी सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से उसके पास आता है, फिर रशिया से। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि कुछ ऑयल एंड गैस और ले ले, जो कि अभी उसने एक मुआहदा भी किया है कुछ अर्सा पहले कि वो आइंदा 10 साल तक रोज़ाना
2 लाख बैरल तेल रशिया से लिया करेगा। इसमें उसकी हेल्प कर सकता है, जो कि एक अभी मुआहदा किया है, तो इसकी जो उसने पैसे इसको ट्रांसफ़र करने हैं, जो भी इसका मुआहदा है उसको तेज़ी से उसको शुरू करे ताकि रशिया को कुछ इकोनॉमी में फ़ायदा होना शुरू हो। दूसरा ये चाइना करता है रशिया के साथ जो मदद कर रहा है और इसको बढ़ा सकता है, वो ये है कि चाइना रशिया से 13.6% उसकी एक्सपोर्ट्स लेता है। यानी जो रशिया की कुल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 13.6 जो हिस्सा है वो चाइना खरीदता है, जबकि 45% रशियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खरीदती है, वहाँ के ममालिक खरीदते हैं। वो इसलिए अहम है बहुत ज़्यादा कि यही एक्सपोर्ट्स ही तो हैं जिससे कोई मुल्क ज़र मुबादला, फॉरेन रिजर्व उसके बढ़ते हैं, उसके यहाँ पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं और उस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। तो चाइना ये कर सकता है कि 13.6 को 14% तक कर ले, बहुत भी हुई हेल्प। इससे ज़्यादा चाइना हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ये एक छोटी सी हेल्प भी इस वक्त शायद रशिया के लिए बहुत अहम हो। इससे ज़्यादा वो इसलिए नहीं कर सकता कि चाइना की अपनी उसके अंदर होम ग्रोन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो कोई चाइना किसी भी मुल्क से चीज़ें लेगा तो उसकी अपनी इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा चाइना ये जो 45% रशियन एक्सपोर्ट्स जाती थी यूरोप और अमेरिका, वो सारी की कमी पूरी नहीं कर सकता, बल्कि उसके 5% की भी नहीं कर सकता। बहुत मामूली पॉइंट्स में कुछ परसेंटेज रशिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको लेकर वो उसकी कमी पूरी कर सकता है। तो ये चौथा फ़ायदा है जो चाइना रशिया को दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है इस मुश्किल वक्त में। पांचवा पॉइंट जिसमें चाइना रशिया की मदद कर सकता है वो और किसी हद तक कर भी रहा है, वो ये है कि स्विफ्ट सिस्टम, जो कि बेसिकली द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस का मुखफ़फ़ है, स्विफ्ट बैंकिंग, तो उसमें से चूंकि इसे निकाल दिया गया है तो उसकी जगह अब चाइनीज़ जो सिस्टम है CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, उसमें रशियन को मदद कर रहा है। और अगर ये मदद कंटिन्यू करे तो जाहिर है इसमें रशियंस का काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि स्विफ्ट की कंपनसेशन ये नहीं है, उसकी ये जगह सिस्टम नहीं ले सकता चाइनीज़ सिस्टम, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है। ये 5 चीज़ें हैं जिनमें चाइना रशिया की अपने दोस्त की मदद कर सकता है। लेकिन आपके जहन में रहना चाहिए दोस्तों कि चाइना वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके बारे में तमाम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का तकरीबन कंसेंसस है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी सबसे सेल्फिश होती है। जिस तरह अमेरिका के बारे में ये मशहूर है कि ना उसकी दोस्ती अच्छी ना उसकी दुश्मनी अच्छी, इसी तरह चाइना के बारे में ये फ्रेज़ किया जाता है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी, ये किसी की मदद भी करता है तो वो बहुत सेल्फिश किस्म की मदद होती है। इसलिए ये सब जानते हैं, रशिया खुद भी जानता है कि चाइना उसकी मदद तो करेगा लेकिन उस हद तक नहीं जाएगा कि उस पर, चाइना पर एक भी पाबंदी लगे या किसी और पर लगने वाली पाबंदियों का ज़रा सा भी असर चाइना पर आए। आप देखें अभी ईरान पर सैंक्शंस लगी, इतना बड़ा हंगामा मचा पूरी दुनिया में, लेकिन चाइना ने उनको भी इस तरह से ईरान को सपोर्ट नहीं किया कि चाइना के लिए खुद मसाइल पैदा हों। उधर सीरिया में जो कि शाम के बशार अल असद के दोस्त थे प्यूटन, वहाँ उन्होंने जंगी मदद पूरी की, लेकिन चाइना की इस तरह की मदद आपको कहीं भी किसी भी मुल्क के साथ नज़र नहीं आएगी। तो रशिया को चाइना तो शायद मिलिट्री मदद न कर सके, हो सकता है, जिसके बारे में अभी बातें भी आ रही हैं कि सीरिया, जिसकी अभी रशिया ने इतनी मदद की है, सीरियन फाइटर्स जो हैं वो मदद करने के लिए, लड़ने के लिए चीचन फाइटर्स की तरह यूक्रेन में जा रहे हैं और जो कि रूस की तरफ से जंग करेंगे यूक्रेन के खिलाफ। वहाँ का जो इलाका रूस ने कब्जे में लिया है उसको बरकरार रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो रशियन आर्मी की मदद करेंगे। लेकिन चाइना ये नहीं करेगा। चाइना किसी भी सूरत उस हद पर नहीं जाएगा कि वो किसी भी आलमी पाबंदी, आलमी मुश्किल या अमेरिका से किसी दूसरे मुल्क की वजह से उसकी नाराज़गी ले या उसकी पाबंदियों का सामना करना पड़े। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, ये पूरी दुनिया को वाज़े है कि जिस तरह ईरान पर पाबंदियां लगने के बाद चाइना बहुत अच्छे ताल्लुकात के बावजूद दरमियान में बिल्कुल नहीं आया था, इसी तरह वो अब भी नहीं आएगा। क्योंकि इसमें एक छुपी हुई बात और भी है, वो ये कि इस वक्त दुनिया में जो सुपर पावर की लड़ाई है उसमें एक तरफ तो अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है और रशिया भी उसमें है। तो रशिया जितना कमज़ोर होगा तो बेसिकली उसकी जो पावर का पार्ट है वो अमेरिका के पास कम जाएगा और चाइना के पास ज़्यादा आएगा। यानी चाइना उतना ही ज़्यादा फ्लोरिश होकर सामने आएगा, क्योंकि चाइनीज़ की जो इस वक्त इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर है, जो उन्होंने मुआशी आलमी जंग छेड़ रखी है, कोल्ड वॉर, उसमें रूस तो उसके करीब भी नहीं है। चाइना आपको पता है कि जंग तो करता ही नहीं, वो इकोनॉमी से वॉर लड़ता है, इसीलिए उसके फॉरेन रिजर्व्स अमेरिका से सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं कि चाइना जिस आलमी मुआशी जंग को लीड कर रहा है वो उसमें कोई नुकसान, बड़ा नुकसान इसलिए बर्दाश्त करे एक ऐसी वजह से जो उसकी वजह भी ना हो। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल कि चाइना उस हद तक जाए कि वो उसको खुद $1 का भी नुकसान होना शुरू हो। तो अब अगर अमेरिका ने
यूक्रेन पे नो फ्लाई जोन कायम कर दिया, जैसा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट मुसलसल कह रहे हैं ज़ेलेंस्की कि नो फ्लाई जोन कायम किया जाए ताकि रशियन जो फाइटर जेट्स हैं वो आकर उनके मुल्क के ऊपर बमबारी ना कर सकें। अगर वो इन्होंने नाफिज कर दिया अमेरिका और नेटो ने, तो फिर क्या चाइना करेगा? दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझें कि नो फ्लाई जोन वही चीज़ है जो इराक के ऊपर अमेरिका ने अप्लाई किया था, जिसका मतलब ये था कि एक ख़ास टेरिटरी में जो है कोई उसकी फ़ज़ा के ऊपर जहाज़, ख़ास किस्म के जहाज़ या तमाम जहाज़ जिस भी किस्म का नो फ्लाई जोन अप्लाई हो वो परवाज़ नहीं कर सकते। आम तौर पर जंगी जहाज़ों को इससे मना कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब यहाँ इस इलाके की फ़ज़ा में जो जहाज़ परवाज़ करेगा उसे मार कराया जाएगा। ये नो फ्लाई जोन रशिया पर भी अप्लाई किया जा सकता है, यूक्रेन के टेरिटरी के ऊपर, लेकिन ये अब तक अप्लाई नहीं हो सका, इसलिए कि ये सिर्फ ऑर्डर करके अप्लाई नहीं करना होता, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। आप देखें कि इराक पर तो अमेरिका ने नो फ्लाई जोन अप्लाई कर दिया, क्योंकि इराक का कोई जहाज़ उड़ता तो उसको अमेरिका गिराने की सलाहियत रखता था, उसके जंगी जहाज़ उसको गिरा सकते थे। लेकिन रशिया के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है, ये आसान नहीं है कि रशियन प्लेन्स के लिए आप नो फ्लाई जोन कायम कर दें, क्योंकि अगर एक भी रशियन प्लेन गिरा दिया गया नो फ्लाई जोन अप्लाई होने के बाद, तो एक वर्ल्ड वॉर सिनेरियो बन जाएगा और दुनिया का कोई शख्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकेगा कि अब इस जंग को कहाँ रोकना है। और अगर नो फ्लाई जोन अप्लाई कर दिया और रशियन जहाज़ ना गिराए गए, तो उस नो फ्लाई जोन का फ़ायदा क्या होगा? वो तो एक तरह से जिन्होंने अप्लाई किया उनकी शिकस्त होगी। सो नो फ्लाई जोन जिसमें चाइना को रशिया की आकर मदद करनी पड़े, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उसका सिनेरियो ही नहीं आएगा, वो सिचुएशन ही नहीं आएगी। इसका एक सबूत यह है कि अमेरिकी सदर बाइडन बार बार कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, किसी भी सूरत वो फौज नहीं भेजेंगे, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, सिर्फ पाबंदियां लगाएंगे। ये बात वो बार बार कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि यूक्रेन में अब उसके मरकजी शहर कैपिटल कीव पर भी बमबारी शुरू हो गई है और बार बार यूक्रेन के जो बही खा हैं, उनके जो हामी हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका कुछ करे। सो वो बार बार अपनी ये मजबूरी बताते हैं कि मैं इसलिए अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट नहीं आ रहा कि ये एक वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो बन जाएगा। अब देखें कि कीव के ऊपर अब हमले हो रहे हैं, कीव के अंदर फाइट हो रही है और वहाँ की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं उनको रशियन मिसाइल हिट कर रहे हैं और वो तबाह हो रही हैं। कीव के अंदर लड़ाई हो रही है, अब पता नहीं कितना टाइम लगे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद लगता है कि कीव फॉल हो जाएगा। तो वहाँ जंग आकर पहुँच चुकी है। उसके बाद वो एक लंबी निगोसिएशंस भी होंगी और ये टेरिटरी कब तक होल्ड कर सकता है रशिया, इस पर बात होगी। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझनी चाहिए कि रशियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है वो बहुत मुख्तलिफ है उस कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर से जो अमेरिका का है, जो मगरबी दुनिया का है। अगले वीलॉग में हम आपसे इस पर बात करेंगे कि दोनों के वॉर कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं कि रशिया कब तक ये जंग लड़ सकता है, अमेरिका कब तक पाबंदियाँ बरकरार रख सकता है। तो इस सवाल का जवाब आपको उस नेक्स्ट वीलॉग में मिलेगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि इनके कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में क्या फ़र्क है। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।